तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसी कंपनी के बारे में जो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करें अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल हैं। सारी की सारी कंपनियां डेट फ्री हैं, हेल्दी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती हैं। और ऐसी कंपनियों को अगर आप फियर के माहौल में लेते हैं तो जब उनमें राइज आता है तो जितनी तेज़ी से वो कंपनियां नीचे गिरती हैं उतनी ही तेज़ी से वो कंपनियों में आपको बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। और साथियों मैंने आपको एक थंब रूल बहुत पहले ही बता दिया है कि कोई भी कंपनी अगर हेल्दी कैश फ्लो वहाँ पर जनरेट कर रही हो तो उन स्टॉक्स में बाई ऑन डिप्स करने से मत डरिए। जनरली ये कंपनियां आपको आईटी सेक्टर में देखने को मिलेंगी। जनरली ये कंपनियां आपको एफएमसीजी से भी देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ कंजम्पशन स्पेस में भी ये कंपनियां आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए उनमें से बिना समय को बर्बाद करते हुए सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं जो कि है डीमार्ट। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये कंपनी आपको लार्ज कैप की देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप रिटर्न की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, तो इसमें आपको कुछ मिड कैप कंपनीज जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। स्टॉक के पी की बात करें तो चूंकि यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है इसलिए आपको वैल्यूएशन भी थोड़े ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डिविडेंड कुछ नहीं देती है कंपनी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो ये नेगेटिव है। सारा का सारा जो पैसा है कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसको फिक्स्ड एसेट को बाई करने में खर्च कर देती है। और फिक्स्ड एसेट को बाई करके कंपनी क्या करती है, नए नए स्टोर्स को ओपन करती है। डेट टू इक्विटी रेशियो को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी आपको डेट फ्री देखने को मिलती है। एज सच बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, लेकिन आप रिजर्व की बात करेंगे तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें और यहाँ पे 52 वीक हाई से ये 20% का करेक्शन दिखा रहा है, लेकिन अगर आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे, चूँकि यहाँ पे 52 वीक हाई दिखा रहा है लगभग 4900, लेकिन अगर इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो वो मेरे हिसाब से 5600 और यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम बात करें तो 5600 है। अदरवाइज़ ये स्टॉक 6000 तक की भी रैली कर चुका है। तो अगर ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो वहाँ से ये स्टॉक मोर देन आई थिंक 30-35% के करेक्शन पर अवेलेबल है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें पिछले 5 साल में इसका मीडियन पी अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 140 के राउंड आता है और स्टॉक अभी फ़िलहाल 111 के पी पर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी के अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको सेल्स में ग्रोथ हर साल देखने को मिलेगी। कंपनी के ईपीएस जो हैं वो हर साल ग्रो कर रहे हैं और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हर साल आपको ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं यहाँ पे, जैसे कोविड वाला केस है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो अदर देन यहाँ पे कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के यहाँ पे 10 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो भी आपको डबल डिजिट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल 5 साल तो ये भी आपको डबल डिजिट में देखने को मिलेगा। और कंपनी के स्टॉक प्राइस के सीएजीआर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 5 साल हो चुके हैं इस स्टॉक को लिस्ट हुए और अगर आप देखेंगे तो इन 5 सालों में 28% सीएजीआर से इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। कुछ दिन पहले भी मैंने इस स्टॉक को डिस्कस किया था, तब उस समय स्टॉक का जो आरएसआई था वो लगभग यहाँ पे आई थिंक 22 के अराउंड चल रहा था। उस समय मैंने कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में इसकी ऐड किए थे। और लेकिन अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो लोग यहाँ पे इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, अभी तक फ्रेश एंट्री नहीं लिए हैं या फिर एसआईपी करना चाहते हैं, तो आई थिंक यहाँ से आप जो है तो हर एक 500 के डिस्काउंट पे या फिर 250 के डिस्काउंट पे आप चाहें तो इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। ये कुछ सपोर्ट लेवल हैं। जैसे अगर आपने करंट मार्केट प्राइस में ऐड किया तो अगला जो सपोर्ट लेवल निकल के आएगा वो 3750 पे निकल के आएगा, जो कुछ इस तरीके से होगा। नेक्स्ट अगला सपोर्ट जो निकल के आता है वो 3500 पे आएगा और उसके बाद यहाँ पे 3250 का इसका अगला सपोर्ट लेवल होगा। तो इन लेवल्स पर इस स्टॉक को हर एक डिप्स पे लिया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर से। यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी है मारिको। फ्री कैश फ्लो अगर कंपनी का देखेंगे पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो देखने को मिलता है। लार्ज कैप की कंपनी है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मॉडरेट से वैल्यूएशन देखने को मिलते हैं, हालांकि उतने सस्ते हैं नहीं 51, लेकिन कंपनी के आरओई आरओसी ये काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर ये कंपनी भी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री देखने को मिलती है। 52 वीक से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है लगभग 12% का करेक्शन दिखा रहा है, लेकिन अगर आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे जो कि 600 प्लस था तो वहाँ से ये स्टॉक जो है मोर देन 20% के करेक्शन पर अवेलेबल है।
और एफएमसीजी एक डिफेंसिव स्टॉक होता है, इसमें आप इससे ज़्यादा 25% से ज़्यादा करेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। कंपनी की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पिछले 5 साल के अगर मीडियन पी की बात करें और करेंट पी की बात करें तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे सेम वैल्यूएशन पर ही ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में ग्रोथ ना होने का कारण जो है आप देखेंगे, कोविड के पहले यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत शानदार ग्रोथ थी, लेकिन कोविड के बाद रिकवरी जो है वो अभी तक उतनी अच्छी नहीं आई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट से यहाँ पे जो है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन इससे जो है आप कंपनी के फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे सोचे कि यार कंपनी की अब तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट सी हो गई है, ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने ग्रोथ करके दिखाया है। हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कंपनी के थोड़े से म्यूटेड रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में जो है तो हमें पिटाई देखने को मिली है। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट इतना शानदार है, इसकी स्टोरी है, कभी मैं आपको वो स्टोरी डिस्कस करूंगा एचयूएल के साथ है, जिसमें कंपनी का जो मारिको था उसके साथ यहाँ पे कंपटीशन एचयूएल करने की कोशिश किया था, लेकिन इन द एंड जो है एचयूएल को हार माननी पड़ी थी इनके मैनेजमेंट के आगे, और उन्होंने अपना ब्रांड जो है वो मारिको को सेल कर दिया था। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है इनका, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्सपीरियंस है इनके पास। डेफिनेटली मुझे लगता है आगे आने वाली टाइम में इनके वॉल्यूम में और बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑल दो ग्रोथ अभी भी है, थोड़ी सी स्लो हो गई है, क्योंकि अगर आप कंपनी की सेल्स देखेंगे लगातार यहाँ पे आपको ये जो सेल्स है वो ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। ऑल दो यहाँ पर ये जो ग्रोथ है ये हल्की सी आपको स्लो होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है और हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करती आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे कंपनी की सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये आप देखेंगे 10% के नीचे, यानी डबल डिजिट के नीचे आके सिंगल डिजिट में आ चुकी है। प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देखेंगे तो ये पिछले 3 साल में उतनी ज़्यादा कंपनी ने नहीं दिखाई है। कोविड के बाद उतनी अच्छी रिकवरी जो है हमें नहीं देखने को मिली है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करें 10 साल में 17% से रिटर्न दिए हैं, और पिछले कुछ 1-2 सालों में कंपनी के रिटर्न्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा खराब हुए हैं। अगर हम होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग, FIIs और DIIs की होल्डिंग में आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेंगे, 1-2% का यहाँ पे ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, और पब्लिक के पास एज सच यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। चार्ट पैटर्न पे अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम के ही पास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और हर बार आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट जो है ये स्टॉक लेता आया है। तो जो लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी प्ले करना चाहते हैं, मुझे लगता है यहाँ से रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि अगर आप रिस्क की बात करें तो शायद एक और बॉटम यहाँ 470 के राउंड लग जाएगा, या शायद 460 के राउंड यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन रिवॉर्ड की बात करें तो रिकवरी इस स्टॉक में ईजिली मुझे लगता है 540 तक तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन कंपनी की अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, वॉल्यूम में अगर आपको ग्रोथ देखने को मिली, तो ये अपने ऑल टाइम हाई लगभग 600 प्लस तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, डेट फ्री है, कैश रिच है। ऐसी कंपनी अगर करेक्शन में मिलती है तो आप चाहें तो ईजिली उसके साथ स्विंग ट्रेड के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगले स्टॉक की बात करते हैं, वो है टेक महिंद्रा। देखिए IT स्पेस में क्या है, हर एक स्टॉक जो है आप देखेंगे, चाहे TCS की बात कर लो, चाहे यहाँ पे इन्फी की बात कर लो, या फिर SCL टेक की बात कर ले, ये सारे स्टॉक भाग चुके हैं। जो नहीं भागा है वो है टेक महिंद्रा और विप्रो। विप्रो को मैं कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि विप्रो की जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा हट के रही है एज़ कम्पेयर टू जितने भी IT स्टॉक्स की कंपनियां हैं। तो मुझे उसमें जो है तो वो ग्रोथ तो दिखी नहीं है, थोड़ी बहुत डी ग्रोथ दिखी है, जिसकी वजह से मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कवर करता हूँ। मैं बिल्कुल भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं इसको कवर भी नहीं करता हूँ कि आप यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर लीजिए या यहाँ जाके एवरेजिंग कर लीजिए। तो विप्रो के साथ तो मैं थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूँ। और 2 ही स्टॉक हैं जो नहीं भागे हैं, वो है टेक महिंद्रा और विप्रो। लेकिन टेक महिंद्रा में वो पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि उसमें वो रनअप दिख सकता है, क्योंकि अभी ये जो क्वार्टर आया था टेक महिंद्रा का वो उतना अच्छा नहीं रहा है। इसलिए आप देखेंगे वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पे अट्रैक्टिव हैं। और अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई से अगर हम बात करें तो ये अभी भी मोर देन 40% के करेक्शन पर अवेलेबल है।
एक समय था जब एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा दोनों लगभग लगभग 10% का रनअप दिखा चुके थे अपने बॉटम से, लेकिन आज एचसीएल टेक काफ़ी आगे भाग गया है और टेक महिंद्रा अभी भी वहीं पर है। और ये डिफरेंस इनके सिर्फ Q2 नंबर की वजह से आया है। अब अगर यहाँ पे 5 साल के मीडियन पी की बात करें, 18 का रहा है और फिलहाल अपने 5 साल के मीडियन पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जो ईपीएस की कैंडल है, ये जो बार है ना, इसकी वजह से यहाँ पे टेक महिंद्रा में थोड़ा सा प्रेशर आया है। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा, देखिए इससे आप फ्यूचर नहीं गेस कीजिए, आप बल्कि पास से फ्यूचर गेस कीजिए कि हाँ कंपनी के मैनेजमेंट अब तक अच्छा करता आया है तो आगे भी करेगा। अब कोई यहाँ पे अगर इन बार्स को देखे तो बोले तो यहाँ तो अब ग्रोथ ही खत्म हो गई है, तो आप यहाँ से यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे आई है। तो ऐसे नहीं गेस करना है कि अब ये कैंडल जो है बढ़नी, ये जो बार जो है ये बढ़ने बंद हो गए तो अब यहाँ पे ग्रोथ नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको यहाँ पे विप्रो और टेक महिंद्रा यही दो स्टॉक हैं जो मोर देन 40% के करेक्शन पर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैं इन्फोसिस और एचसीएल को क्यों प्रिफर करता हूँ, उसका दो रीज़न है। देखिए यहाँ पे अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो वो काफ़ी बेटर मुझे इन कंपनीज में देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो नंबर 2 और नंबर 3 की कंपनी है आईटी सेक्टर की। आप अगर यहाँ पे 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे डबल डिजिट में देखने को मिलती है, और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो वो भी आपको डबल डिजिट में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट टीसीएस से कहीं बेटर ग्रोथ यहाँ पे आपको इन्फोसिस दे रहा है, कहीं बेटर ग्रोथ जो है, बेटर जो डिविडेंड यील्ड है वो यहाँ पर इन्फोसिस दे रहा है। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको यहाँ पे लार्ज कैप में, यहाँ पे दो ही मैं, हालांकि लार्ज कैप की ये सारी ही कंपनियां हैं, लेकिन मेनली अगर मैं दो कंपनियों की बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। अगर आपने टीसीएस ले रखा है तो इन्फोसिस को स्किप कर दीजिए, या फिर अगर आपने इन्फोसिस ले रखा है तो टीसीएस स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आप दो में से कोई एक लेना चाहते हैं तो आई थिंक आपको 2 नंबर की कंपनी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे इनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है नंबर 1 की पोजीशन को ग्रैब करने की। इसके बाद यहाँ पे 3, 4, 5, 6 में से अगर हम बात करें, अब तो ये दोनों मर्ज होकर एक ही कंपनी हो गए हैं, तो इनमें से कोई 2 कंपनी जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। यानी लार्ज कैप से आप चाहें तो 3 कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास इन्फोसिस, एचसीएल और माइंट्री है। हालांकि अब ये दोनों मर्ज होने के बाद एलटीआई माइंट्री मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हो जाएगा। टेक महिंद्रा की भी अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे 3 साल 5 साल में यहाँ सिंगल डिजिट है, अदरवाइज जो कंपनी ने अपनी ग्रोथ दिखाई है वो डबल डिजिट में दिखाई है। अभी पिछले 1-2 सालों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन के प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। अदर देन दैट कंपनी यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ दिखा रही है और कंपनी के स्टॉक प्राइस सीएजीआर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। चार्ट पैटर्न पर अगर आप देखेंगे तो 1800 प्लस का ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर गया हुआ था और वहाँ से आप देखेंगे एक अच्छे करेक्शन पर है, और यहाँ से अभी तक इसमें जो बाउंस है वो हमें नहीं देखने को मिला है। एक बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपके रिस्क जो हैं बहुत कम हो जाते हैं और रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर यहाँ पे बाउंस बैक आता है तो। कैश रिच कंपनी है, एसेट लाइट मॉडल है, तो कैश फ्लो जो है तो यहाँ पे हमेशा आपको बनता हुआ ही देखने को मिलेगा। इसी बीच टेक महिंद्रा को लेकर के एक अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलआईसी ने टेक महिंद्रा में अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। पहले इनका स्टेक हुआ करता था 4.86%, जो कि अब बढ़ करके 6.8% हो गया है, यानी लगभग 2% स्टेक इन्होंने टेक महिंद्रा में बढ़ाया है। और इनकी जो एवरेज प्राइस है बाइंग की वो 1042 है। हालांकि ये जो बाइंग एलआईसी ने की है वो 30 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में की है। भले चाहे एलआईसी का प्राइस उतना अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, लेकिन दोस्तों एलआईसी एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। इस चीज़ को मैंने कई बार कहा है कि जितने भी डीआईआईज हैं वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। आप उनको स्मार्ट इन्वेस्टर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब निफ्टी 15,000 था, 16,000 था, तब डीआईआईज ने 4,500 हज़ार करोड़ की बाइंग की थी और एफआईआईज ने लगभग 4-8 हज़ार करोड़ की भी सेलिंग की थी। लेकिन आज आप देखिए एफआईआईज कहाँ बाइंग कर रहे हैं जब निफ्टी 18,000 हो चुका है। ये क्लियर कट बताता है कि डीआईआईज जो हैं वो अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, और एक लर्निंग यहाँ पे भी हमें मिल रही है। टेक महिंद्रा के भी प्राइस में यहाँ पे एलआईसी ने अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने की कोशिश की है।
तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में अपने विचार को भी व्यक्त करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।